हेलो बच्चों, निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम 12th फिजिक्स में जो निशान टेस्ट सीरीज हमारी हुई थी उसमें जो P2 वाला पेपर हुआ, जो 5 दिसंबर को पेपर हुआ था, उसमें चैप्टर नंबर 4, 5th, 6th और 7th और 8th का टेस्ट आपने दिया है। तो जो टेस्ट पेपर निशान कोचिंग का था उस पेपर के क्वेश्चंस के आंसर हम वीडियो सॉल्यूशंस के रूप में तैयार करना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले के 16 भाग मल्टीपल चॉइस या अवसादा के रूप में आते हैं। तो पहले का पहला सेक्शन देखिए, एम्पियर के नियम का सही गणितीय निरूपण कौन सा है। अब वैसे तो एम्पियर का नियम हमने क्या पढ़ा है, एम्पियर का नियम हमने पढ़ा B डॉट dl इज टू म्यू नॉट सिग्मा I हमने पढ़ा था। यहां पर B को म्यू नॉट H लिख सकते हैं, यहां पर हम B को म्यू नॉट H लिख देंगे। तो ये म्यू नॉट H लिख दिया, dl यहां पे चलेगा और म्यू नॉट सिग्मा I रहेगा। इस म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल कर देना, तो H dl सिग्मा I के इक्वल। तो ये आंसर इसका सही बनेगा। तो आंसर ब आ गया इसका। सेकंड क्वेश्चन, किसी चर कुंडली धारा मापी को एक वोल्टमीटर में रूपांतरित कैसे कर सकते हैं। वोल्टमीटर खुद जुड़ता समांतर क्रम में है, बनेगा श्रेणी क्रम में। तो गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध आप जोड़ देंगे तो बनने वाली आकृति वोल्टमीटर हो जाती है। तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर आप इसको धारा मापी को वोल्टमीटर बना सकते हो। तो इसका आंसर आएगा अ। नेक्स्ट है, एक कण समान चाल की गति से उत्पन्न करता है। आपको निशांस ऑफलाइन क्लासों में और डिजिटल जो वीडियो लेक्चर पढ़ाए गए हैं उसमें भी आपको बताया गया कि यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो केवल विद्युत क्षेत्र बनाएगा, यदि नियत वेग से समान चाल से या शून्य त्वरण से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है, और यदि त्वरित या मंदित गति करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उत्पन्न होगा, दोनों का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन है, एक चुंबक हवा में और एक लोहे के वृत्ताकार वलय के द्वारा चित्रानुसार परिबद्ध है, चुंबक की बल रेखाएं कैसी होंगी। अब एक क्षण चुंबक दे रखी है, इसमें ये क्षण चुंबक और ये बाहर जो वृत्ताकार पथ है वो भी एक प्रकार से कुंडली की तरह कार्य कर सकता है। इसके एक तरफ दक्षिणी ध्रुव, एक तरफ उत्तरी ध्रुव बनेगा। तो जब क्षण चुंबक हम काम में ले रहे हैं या वृत्ताकार कुंडली काम में ले रहे हैं तो वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। समरूप मतलब एक समान। तो जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी तो बल रेखाएं कैसी होगी, एक समान रूप से वितरित होगी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल m बराबर ध्रुव सामर्थ्य इनटू प्रभावी लंबाई, एक तो ये हो सकता है। और एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें अपन तो आपको यह भी बताया गया था टॉर्क इज टू mb sin थीटा भी लिखते हैं, और एक सूत्र और होता है इसका, टॉर्क इज टू mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब इनमें से देखिए, जैसे हम इसकी बात करें, यहां से m निकालेंगे तो टॉर्क अपॉन b बनेगा, ठीक है। तो एम्पियर न्यूटन इंटू मीटर अपॉन टेस्ला, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन टेस्ला, ये सही है, ठीक है। जूल बटे टेस्ला, यहां से स्मॉल m की वैल्यू निकालोगे तो w अपॉन b आएगा, तो जूल अपॉन टेस्ला लिख सकते हैं, ये भी सही आ रहा है। और एम्पियर बटे मीटर, एकांक लंबाई के लिए धारा का मान कुंडली में वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर परिभाषित हो जाता है। तो एकांक आयतन के लिए जब बात करते हैं तब एकांक आयतन के लिए तो एम्पियर बटा मीटर इसको परिभाषित कर सकते हो। तो ये है, तो इसका आंसर जो बनेगा, इन्होंने पूछा है कौन सा मात्रक सही नहीं है, तो ये मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर ब लगाएंगे आप। बाकी तीनों है, अ है, स है और द है, इसके आंसर है टेस्ला बटे जूल, इसका मात्रक नहीं बन सकता। निम्न में से किसकी विमा m1 L2 T - 3 M-1 नहीं है। देखिए, जब हम इनको देखेंगे तो ये फॉर्मूला विद्युत वाहक बल का हो रहा है, ये विद्युत वाहक बल के बराबर है फैराडे के नियम से, और ये L लंबाई की छड़ को जब गति कराते हैं तो विद्युत वाहक बल है, परंतु ये तो फ्लक्स बन रहा है, तो इसका द आंसर आएगा।
नेक्स्ट, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। अब चुंबकीय आघूर्ण M इंटू एल कह सकते हो, एम्पियर इंटू मीटर इसका मान, एम्पियर इंटू मीटर, और इसका मान भी मीटर होगा तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इसका आंसर ये होगा। और एक फॉर्मूला और होता है इसका, M बराबर NIA भी कह सकते हो आप, इससे भी निकाल सकते हो। N फेरों की संख्या है, I धारा है और ये क्षेत्रफल है, इससे भी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आएगा। लेंज के नियम में किसकी अनुपालना होती है? तो आप रेगुलर क्लास में लिख चुके हो, लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी तरंग दूर संचार में उपयुक्त होती है? माइक्रोवेव्स, जिन्हें सूक्ष्म तरंगें हमने नाम दिया था, वो दूर संचार के क्षेत्र में रेडियो और टेलीविजन तरंगों को आगे ले जाने का कार्य किसका है? सूक्ष्म तरंगों का है। या सैटेलाइट में जो काम आएंगी, आयन मंडल में जो काम आएंगी, अंतरिक्ष में जो काम आएंगी, वो कौन सी तरंगे हैं? इंग्लिश में माइक्रोवेव्स कहेंगे, सूक्ष्म तरंगे आप इसे हिंदी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं किस तरह से चलती हैं? तो जब आप क्षण चुंबक का चित्र बनाते हैं तो इसमें बाहर से बल रेखाएं तो N से S की ओर जाती हैं, पर अंदर की ओर S से N की ओर जाएंगे, अर्थात चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे। आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, यदि दो एकांक प्रबलता के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी 1 मीटर रखते हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा? तो आप इसमें चुंबकीय क्षेत्र में K M1 M2 अपॉन R स्क्वायर वाला पद लगाएं। यहां पे K का मान μ0 अपॉन 4 पाई होता है। M1 M2 ध्रुव सामर्थ्य कितनी रखी गई है? 1। दूरी कितनी है? 1। μ0 का मान कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बल का आंसर आ जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन। तो आंसर आएगा, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में या क्षण चुंबक में दो चुंबकीय ध्रुवों के लिए कूलाम का नियम कह सकते हैं आप इसको। क्षण चुंबक अगर दो काम में ले रहे हो और उनकी ध्रुव सामर्थ्य M1 M2 है तो इनके लिए कूलाम का नियम लग सकता है। ये चुंबकीय क्षेत्र में कूलाम का नियम कहलाता है। नेक्स्ट, 100 फेरों वाली उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा जिसमें 6 एम्पियर की धारा 6 इंटू 10 की घात मैक्सवेल का चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात हो रहा हो? पहले तो इस फ्लक्स को जो है वेबर में चेंज कर लो। 6 इंटू 10 की घात 3 को 10 की घात 8 से भाग देके और 6 इंटू 10 की घात -5 बन जाएगा। N5 बराबर Li लगा दो, यहां से L का मान निकालना है तो N5 अपॉन I हो जाएगा। N फेरों की संख्या कितनी है? 100 है। फ्लक्स कितना है? फ्लक्स का मान 6 एम्पियर की धारा, तो मैक्सवेल का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करे और N5 = Li, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन। N का मान 100 दे रखा है और धारा का मान है मैक्सवेल। अच्छा, फ्लक्स को अपन ने चेंज कर लिया था, ये वाला ये वेबर में लिख दिया, या वेबर लिख दो इसको। ये जो हमने बदलाव किया ना, तो ये हो गया 6 इंटू 10 की घात -5 हो गया और धारा का मान कितना है? 6 एम्पियर है। 6 से 6 कैंसिल कर दो और 10 की घात 2 और 10 की घात -5 है, तो 10 की घात -3 आंसर आ जाएगा इसका। पहले फ्लक्स को मैक्सवेल से और वेबर में चेंज करिएगा। एक मैक्सवेल बराबर, मैक्सवेल में दे रखा है ना यहाँ पर, मैक्सवेल में 1/10 की घात 8 हो जाता वेबर, तो ये 6 इंटू 10 की घात -5 वेबर में बदल दिया। N5 बराबर Li लगाना, इससे आप L का मान निकाल सकते हो। तो आंसर क्या आएगा? 10 की घात -3 आंसर आ जाएगा इसका। हेनरी, H मतलब हेनरी होता है यहाँ पे। H मतलब क्या लिखेंगे? हेनरी से है। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक। नेक्स्ट है, दो एक समान कुंडलियां P और Q को चित्रानुसार व्यवस्थित कर रखा है। P में एक स्थायी धारा प्रवाहित करते हैं तथा Q स्वतंत्र उलट की है। दोनों कुंडलियों में समान रूप से गर्म किया जाता है, तो दोनों कुंडलियों में क्या होगा? देखिए, इसमें क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें तो धारा का मान इस तरह से बढ़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर ये जो धारा ये इसमें इस रूप में बढ़ रही है, लेकिन इसमें विरोध करेगी, तो विरोध करने की वजह से क्या होगा?
इसमें समान समान रूप से उत्पन्न होना चाहिए। अब समान रूप से अगर धारा का मान प्रवाह ऐसा करेंगे आप प्रेरित धारा, तो जब समान ध्रुव बन जाएंगे तो दोनों में क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में। कब? जब हमने क्या करा है, एक धारा का मान बढ़ाएंगे तब। धारा का मान क्या कर रहे हैं, बढ़ाएंगे तब वो क्या होगा, विरोध होगा। अगर आपने धारा को बढ़ाने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू पे लिया है, मतलब वहीं पे स्थिर रख दिया, स्थिर रख दिया तो फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो मान धारा पहले बढ़ा तो उसका उल्टा करने की कोशिश करेगी, मैक्सिमम से मिनिमम। अब धारा का मान जब घटने लगेगा तो इसका विरोध होगा, इसका विरोध होगा तो इधर प्रेरित धारा हो जाएगी I डैश इधर, और ये इधर जैसे मान लो का n बन रहा है, इधर s बन रहा है मान लीजिए यहाँ पे ऐसे, तो इसमें क्या बनेगा, n बनेगा। और जब इधर s बन गया और इधर n बन गया तो विपरीत ध्रुवों में क्या हो जाएगा, आकर्षण। अर्थात अपन क्या जवाब देंगे इसका, दोनों कुंडलियों में आकर्षण होने लगेगा। कब? जब स्थायी धारा बह रही है। अगर धारा का मान बढ़ता रहता तो फिर इसका उल्टा आंसर बनता। नेक्स्ट है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I = 5 sin 100t - π/2 एम्पियर तथा प्रत्यावर्ती विभवांतर, या प्रत्यावर्ती आएगा, प्रत्यावर्ती विभवांतर का मान V = 200 sin 100, मतलब 200 sin 100 × t वोल्ट है। तो परिपथ में शक्ति कितनी होगी? अब शक्ति का मान जो आता है ना, P = V RMS cos φ होता है। अब आप इन दोनों को तुलना करके देखो, इनमें कलांतर कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री प्लस का हो या माइनस का हो, कोस का मान हमेशा क्या रहेगा, कोस 90 का मान 0 होता है। तो जब कोस यहाँ पे लोगे तो कोस 90 0 हो जाएगा, चाहे माइनस में प्लस में हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। किसकी वजह से? ये कोस 90 प्लस हो या माइनस हो, 0 से गुणा होकर पूरा पद क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो इसका आंसर 0 है। नेक्स्ट, संलग्न चित्र में अनुनादी अवस्था के परिपथ करने वाला कौन सा चित्र है? इसमें मतलब इसमें देखते हैं, यहाँ पे अनुनाद की अवस्था में XL बराबर क्या होना चाहिए, XC होना चाहिए। जिस बिंदु पर प्रेरकीय प्रतिघात, अब XL का ग्राफ कौन सा है, ये वाला। XC का ग्राफ कौन सा है इसमें, ये। तो जहां समान है तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो XL और XC कहां समान आ रहे हैं, इस A बिंदु पर। तो इसका आंसर आना चाहिए A बिंदु पर। A बिंदु पर XL और XC प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अर्थात बराबर होंगे। इस अवस्था में हम इसका आंसर क्या बोलेंगे, A बोलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन हानिकारक विकिरणों से हमें रक्षा करती है? अल्ट्रावायलेट बोलते हैं जिन्हें, और वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं, ओजोन परत। और पराबैंगनी किरणों के बारे में भी पढ़ाया था कि पराबैंगनी किरणें जो हैं जल के कीड़े मारने के लिए या जल शोधक तरंगों के रूप में भी काम में आती है, भी ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। धारा मापी में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, अब कौन सा क्षेत्र, अवतल आकार की चुंबक क्यों काम में लेते हैं? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आप इस प्रकार की दो चुंबक काम में लेते हो, इसको त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। 90 डिग्री पर प्रकाश, मतलब सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स की किरणें, चुंबकीय फ्लक्स बल रेखा है, मतलब सॉरी, यहां पर ये जो आपने आयताकार कुंडली रखी है, इस आयताकार कुंडली की सतह पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वो चुंबकीय बल रेखाएं 90 डिग्री पर आए, इसलिए उसे अवतल आकृति लेने से त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, या आप ये भी कह सकते हो थीटा बराबर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये प्रकाश होता, प्रकाश तरंगे बोलते हैं, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाओं का क्षेत्र बोला जा रहा है। तो त्रिज्य वर्ड जब भी आए, चाहे प्रकाश के लिए चाहे जिसके लिए, तो सतह के 90 डिग्री पर कोण बनाने वाली स्थिति बनती है। तो त्रिज्य आंसर आएगा इसका। प्रेरित विद्युत धारा तब उत्पन्न होती है जब कुंडली का परिपथ कैसा होगा। आपको यह पढ़ाया गया था कि अगर कुंडली खुली अवस्था में है तो इसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है, धारा उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन अगर यही बंद परिपथ होता है तो इसमें वोल्टेज भी उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा का निर्माण भी होता है। ये फेराडे का नियम बताया था, फेराडे का नियम है, उसकी व्याख्या थी, खुले परिपथ में केवल वोल्टेज बन सकता है, धारा नहीं बनेगी। बंद परिपथ में वोल्टेज भी बनेगा और धारा भी बनेगी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा में प्रबल चुंबकित होता है? अगर सामान्य
आकर्षित होता है तो अनुचुंबकीय बोलते हैं। और अगर उसमें प्रबल वर्ड जुड़ जाए चुंबकीय क्षेत्र के साथ में तो प्रबल चुंबकीय आकर्षण कौन दर्शाता है? लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं ध्यान रखिएगा, फेरस, कोबाल्ट और निकिल, ये लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, फेरस, कोबाल्ट, निकिल। नेक्स्ट है एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रेरकत्व तथा धारिता पर विभवांतर के मध्य कितना कोण होता है? तो ये पूछा जा रहा है VL और VC के बीच में कोण कितना होता है। तो आप देखो जब ग्राफ बनाते हो तो VL और VC के बीच में कोण कितना दिखता है? परिणामी वोल्टा ग्राफ 180 डिग्री। तो VL और VC के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। इधर VR आता है, एक्स अक्ष पे इधर VR मानते थे अपन, और यहां पर VL और VC, तो 180 डिग्री का कोण बनता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, और जो भी टेस्ट सीरीज के पेपर आप सोल्व कर रहे हैं, मैं सभी बच्चों से, जो निशान कोचिंग के स्टूडेंट हैं या जो बाहर के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पेपर को एनालिसिस किया करो, पेपर को देखो कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे ज्यादा परेशान कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा समय निकालो। और आप उसको यूं मान के चलिए कि पहली बार में हमने लैंग्वेज पढ़ी, फिर अंडरलाइन करते हुए उसमें क्या मान दे रखा है वो, और उसके बाद में फिर उसका सॉल्यूशन। अगर 3 स्टेप दिमाग में रखोगे तो धीरे धीरे न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस में आने लगेंगे आपके। लो चुंबकीय पदार्थ, अच्छा इसमें पूछा है चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो है x 100 के आसपास किसमें होता है? तो जब अगर 1 के आसपास होता है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो, तो हम उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। 100 के आसपास हो या उससे ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं लो चुंबकीय। और अगर x का मान नेगेटिव में हो तो उसे प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। तो x का मान 100 के आसपास है, लगभग 100 दे रखा है, तो कौन सा आंसर आएगा? लो चुंबकीय पदार्थ इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, दोलन रुद्ध धारा मापी में धारा मापी की कुंडली तांबे के तारों को, तांबे के वाइट से तो लपेटते हैं, आयताकार कुंडली जो बनाते हैं उसके चारों ओर तांबे के तारों को कुंडली नुमा संरचना में लपेटते हैं, एल्यूमिनियम का फ्रेम बनाते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से FBI बताया था, इस प्रकार से बताया था, F, B और I के रूप में आप इसमें प्रेरित धारा की दिशा और बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। F, B, I, ये वाला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताया था आपको। नेक्स्ट है, अर्धशक्ति आवृत्तियों के मध्य आवृत्ति अंतराल को क्या कहते हैं? आपको जब ग्राफ बना के बताया अनुनादी अवस्था का, तो ये वाला ऐसा ग्राफ बनता है, यहाँ पे P और यहाँ पे Q लेते हैं, इनके लिए आवृत्ति F1 और इसके लिए आवृत्ति F2, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे बैंड चौड़ाई कहते हैं। अर्धशक्ति बिंदु जो है ये वाला और ये वाला, इन बिंदुओं के बीच में जो आवृत्ति है उसके अंतर को, F2 और F1 के अंतर को बैंड चौड़ाई कहते हैं। F2 माइनस F1 क्या कहलाएगी? बैंड चौड़ाई कहलाती है। इंग्लिश में बैंड विड्थ कहते हैं आप इसे, तो इसका आंसर है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसका आंसर सीधा है, लिख सकते थे। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके वेग से चलेंगी? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में गुणधर्म में बताया था कि निर्वात में इनकी चाल प्रकाश की चाल या उसके वेग के बराबर होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित के उत्तर एक शब्द या एक लाइन में देना है अपने को। एम्पियर के अंतरराष्ट्रीय परिभाषा बतानी है। इसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि ये 11th में भी था, 11th फिजिक्स में भी आता है कि जब दो तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो और इनमें जो बल, एकांक लंबाई के लिए जो बल लगेगा, तार की लंबाई भी कितनी है दोनों की, 1-1 मीटर ले रखी हो, μ0/2πd I1 I2 है। तो यहाँ μ0 का मान अगर रखते हैं तो यही बता देता हूं, μ0 का मान 4π × 10⁻⁷ लेते हुआ, यहाँ पे I1 I2 है, ये अपॉन 2πd का मान कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे, कब? जब तार 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हों, तो उनमें प्रवाहित धाराओं का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 एम्पियर के अंतरराष्ट्रीय परिभाषा, दो लंबे सीधे समानांतर धारावाही चालक तारों के मध्य प्रति एकांक लंबाई पर बल जो लगेगा उसका मान ये कहलाएगा सूत्र के रूप में। उसका आंकिक मान 2 × 10⁻⁷ होता है,
2 इंटू 10 की घात माइनस 7 रहेगा। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा वो धारा हो गई जो निर्वात में रखे हुए एक लंबाई के तार जिनकी दूरी 1 हो और उनमें बल का मान कितना हो, 2 इंटू 10 की घात माइनस 7 न्यूटन। अब एकांक लंबाई अगर बोल रहे हैं तो प्रति मीटर बोल दिया करो। एकांक लंबाई न्यूटन बटे मीटर है यहां पर। तो बल उत्पन्न होता हो तो हम उस तारों में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर है। आप परिभाषा भी बना सकते हैं, जब दो एकांक लंबाई के तार 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हों और उनमें 2 इंटू 10 की घात माइनस 7 न्यूटन का बल, न्यूटन प्रति मीटर बोल सकते हो, लगे तो उनमें प्रवाहित धाराओं का मान 1 एम्पियर के बराबर होगा। यह आंसर है इसका। नेक्स्ट, इसमें पूछा है इनकी डायरेक्शन बतानी है। अब पी वायर के लिए देखो, दाहिने हाथ का नियम लगाना, दाहिने हाथ का ये अंगूठा नियम। तो इसमें धारा इस प्रकार से बह रही है, ऐसे धारा इस प्रकार से बहेगी तो अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर की ओर, अर्थात यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस लगेगा। ये तार है, तार में धारा की दिशा नीचे की ओर है, ये अंगूठा अपन ने नीचे कर दिया तो इधर तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएगा और इधर बाहर आएगा। इधर बाहर आएगा तो क्या लगेगा, डॉट लगेगा यहाँ पे। तो एक में डायरेक्शन क्या आएगी, क्रॉस जो बता दिया, और एक में क्या आएगी, डॉट। क्रॉस मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर और डॉट मतलब तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। उस भौतिक राशि का नाम बताना है जिसके लिए मात्रक न्यूटन इंटू मीटर बटे टेस्ला हो। ये अदिश राशि है, सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण जो है, चुंबकीय आघूर्ण अभी बताया था मैंने आपको उसके अंदर थोड़ी देर पहले, तो चुंबकीय आघूर्ण इसका आंसर बनेगा सदिश। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, क्यों? इसका बंद वक्र बनाने का कारण क्या है कि एक तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर एस पे जाएंगी और वापस से फिर एस से चलते हुए कहां पर, एन तक पहुंचेंगी। तो कारण क्या बताया गया कि चूंकि एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं माना गया, अर्थात उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव साथ साथ ही होंगे और चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगी, इसलिए हमेशा कहां होंगी, बंद वक्र में। अकेला ध्रुव नहीं होता, 2 ध्रुव होंगे हमेशा, और चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलकर वापस एस में पहुंचेंगी, इसलिए हमेशा कैसे पाई जाएंगी, ये बंद वक्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोध तार दोहरा, मतलब एक तार तो लपेट दिया अपने से, फिर दोबारा उसको क्यों लपेटते हैं, दोहरा तार क्यों लपेटते हैं, स्वप्रेरण प्रभाव के निवारण के लिए या स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्टेंस के जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए अपन इसको उसी तार को 2 बार लपेट देते हैं। ये इसका आंसर है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण में वेग के चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के रूप में लिखना था। तो C बराबर E0/V0 बताया रखा है। विद्युत चुंबकीय तरंग वाला पार्ट पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नीचे, इन दोनों का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर आ जाएगा। तो C बराबर E0/V0 लिख सकते हो। अगला है, किसी आवृत्ति से कंपन करता हुआ कोई आवेश किस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है कि जेड अक्ष के अनुदिश संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दर्शाते हुए एक आरेख बनाना है। अब हमने कहा कि जब कोई आवेश निश्चित आवृत्ति से कंपन करता है तो वो दोलन करते हुए विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करेगा, क्योंकि आवेश जब आप एक स्थिर वेग से चलेंगे, जब तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है, लेकिन वो त्वरित या मंदित गति करने लग जाए तो फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होने लग जाएगा। अब वो विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार से बनाओगे आप कि यहां पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष बना लिया, ये एक्स अक्ष है, इधर ये एक्स अक्ष, ये बना लिया वाई अक्ष और इधर बना लिया जेड अक्ष, ये जेड अक्ष। ठीक है, यहां पर हमने सबसे पहले एक तरंग बना दी ऊपर, इस तरंग को आगे बढ़ाते चलना, ये तरंग बना दी। एक दूसरी तरंग जो बनाओ उसको अलग तरीके से ऐसे बना दो, ये दूसरी तरंग बना दी। इसमें विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र 90 डिग्री पर ऐसे बना दो। इसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर ले गए आप B यहां पर, तो यहां विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर बना देना 90 डिग्री पर। ये इसका चित्र है।
जेड की तरफ इसका संचरण है, जेड ये सीधा बना दो इस तरह से, इसका चित्रण पूछा गया था तो एक्स वाई और जेड बना दिया, ई और बी दो तरंगें बनाई और परस्पर लंबवत चित्र आगे बढ़ा दिया। ये इसका चित्र बनाना है आपको। इसकी व्याख्या कर रखी है, दोलन करेगा तो बारी बारी से क्रम चलता रहेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। और यह भी बताया गया था विद्युत चुंबकीय तरंगे जब आप पढ़ते हो तो उसमें ई क्रॉस भी चलता है। किस प्रकार से चलता है? ई क्रॉस भी, अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर कैसे होंगे? परस्पर लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर व्याख्या पूछी जाए तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कैसे पाए जाते हैं? परस्पर लंबवत। लिखा है इसमें यहां पे। सिद्ध कीजिए कि चालन धारा, विस्थापन धारा का मान एप्सिलॉन नॉट d∅/dt होता है। यहां से हमें कहते हैं कि धारा का मान I बराबर dq/dt होता है। चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते आए थे। सिग्मा को आप क्या लिख दोगे? q अपॉन a, एप्सिलॉन नॉट q का मान E, एप्सिलॉन नॉट a लिख सकते हैं। I बराबर dq/dt बताया था। यहां से आवेश का मान, ये वाला जो हमने लिखा, ये इसमें हमें आवेश की आवश्यकता थी तो हमने E बराबर क्या लगाया? पहले तो ये देख लो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाओगे, सिग्मा को q अपॉन a लिख सकते हो आप, ये लिख दिया। q स्मॉल ले रहे हो तो स्मॉल ले लीजिएगा, स्मॉल q का मान निकाल लिया। I बराबर dq/dt लगाओ। यहाँ पे मान लो एप्सिलॉन नॉट क्या है? नियत है। एप्सिलॉन नॉट को क्या कह सकते हैं? नियत। एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेंगे अपन इसमें से। एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लिया आपने और a इंटू ई को क्या लिख सकते हैं? आगे जाके फाई लिख सकते हैं, फ्लक्स। a इंटू ई को फ्लक्स लिख दिया तो ID बराबर एप्सिलॉन नॉट d∅/dt, ये लिख दिया हमने। ये किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब विस्थापन धारा की व्याख्या कर ली। चौथा क्वेश्चन, अल्फा कण और प्रोटॉन एक समान चाल से चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में उनकी वृत्तीय पथ की त्रिज्याओं की गणना करो। जब भी हम किसी कण का संतुलन देखते हैं तो हमने R बराबर mv/qv पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला। हम अल्फा कण की त्रिज्या ऊपर और प्रोटॉन की त्रिज्या नीचे रखना चाह रहे हैं। तो जब आप अल्फा कण ऊपर और प्रोटॉन के लिए अल्फा कण की त्रिज्या ऊपर रख रहे हो और प्रोटॉन की त्रिज्या नीचे रख रहे हो, तो आप इसमें mv/qv दो बार लिख दिया करो। mv/qv दो बार लिख दिया आपने। ऊपर वाला किसके लिए चल रहा है? अल्फा कण के लिए। वेग समान है, आवेशीय। इसमें यहां वेग समान है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, यहां प्रोटॉन और यहां पे प्रोटॉन। जो समान पद हैं, जो समान पद है वो तो काट दो, वेग से वेग कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। यहां पर क्या सूत्र बन गया? m अल्फा ऊपर, m प्रोटॉन नीचे, q प्रोटॉन ऊपर चला गया और q अल्फा नीचे आ गया। बताया गया था कि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना होता है और इसका आवेश E है तो इसका आवेश दुगना होता है। ये काट दो, 4/2 मतलब 2:1 आंसर आ जाएगा। यह बता रखा है। इसमें आवेश का अनुपात 1:2, इनका अनुपात लिया तो इनका आंसर कितना आ जाएगा? 2:1। मैंने पूरा सोल्व करके इधर बता दिया। 2 बार त्रिज्याओं का फॉर्मूला लिखना। अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन का 4 गुना, ये लिख दिया। आवेश इस पर इलेक्ट्रॉन का E रहेगा और अल्फा कण का आवेश क्या रहता है? आवेश प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो तो हमेशा इसका दुगना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। ये लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। n फेरो वाली R त्रिज्या की धारावाही कुंडली को खोलकर सीधे तार में बदल दिया जाए तो इससे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कुंडली के केंद्र का कितना हो जाएगा? हम जब बात करते हैं तो कुंडली के केंद्र पर μ0 n/2r आता है। मैंने ट्रिक भी बताई थी रेगुलर क्लास में कि जब भी आप किसी तार के लिए गणना करेंगे, वृत्ताकार कुंडली में तो यहाँ व्यास आता है, तार के लिए यहाँ पे परिधि आती है 2πr। तो ये कुंडली के लिए और ये किसके लिए? तार के लिए। इन दोनों का अनुपात निकाल लो, v0/b कर दिया, जो कैंसिल हो रहा है μ0i कैंसिल हो जाएगा, μ0i 2r से 2r कट गया तो कितना गुना हो गया? n ऊपर चला जाए, ये तो n है ही सही, पाई यहां आ जाएगा तो n पाई हो जाएगा, अर्थात कितना गुना हो गया? n पाई के रूप में हो जाएगा। ये कितना गुना हो जाएगा? तो b0 बराबर, आप इसको ऐसा लिख दो ना, n पाई इंटू b, n पाई गुना हो जाएगा इसका आंसर। ये आंसर आ गया।
नेक्स्ट, किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कण पर अधिकतम, किस दशा में अधिकतम और न्यूनतम होगा? हमने जो बल निकाला QV sin थीटा के रूप में होता है। साइन मैक्सिमम कब होता है? जब साइन थीटा का मान 90 लोगे तो अधिकतम होगा, और न्यूनतम कब कहलाएगा? जब साइन 0 का मान 0 लिख दोगे तो साइन 0 का मान 0 लिखने पर न्यूनतम हो जाएगा, और 90 अगर लेते हैं तो अधिकतम कहलाएगा। 180 पे भी साइन 0 0 हो जाता है तो आप इसको न्यूनतम बना सकते हैं। लंबवत होने पर तो अधिकतम और समान दिशा में गति करने पर न्यूनतम, ये लैंग्वेज के रूप में भी लिख सकते हो आप इसको। 7वां क्वेश्चन, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है? फेराडे के जो प्रयोग थे वो तो ध्यान रखिएगा 3 थे और नियम 2 हैं। फेराडे ने क्या कहा कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल और धारा दोनों का निर्माण होता है। खुले परिपथ में केवल वोल्टता उत्पन्न होती है और बंद परिपथ में प्रेरित वोल्टता व धारा दोनों उत्पन्न होती है। फेराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान E का मान d∅/dt अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। आप जब इसको समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो माइनस लगाते हैं, वो लेंज के नियम को परिभाषित करता है आगे जाके। ये रेगुलर क्लास में आप पढ़ चुके हो। अनुचुंबकीय पदार्थों के कोई 2 उदाहरण CuCl2 और MnO2 ले सकते हैं आप इसका उदाहरण। 9वां क्वेश्चन है, R1 R2 त्रिज्या की 2 सकेंद्रीय कुंडलियां, R2 का मान बढ़ा है R1 से, तो इन कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरण का मान निकालना है। अब हम क्या करते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र B2 का लेंगे, ध्यान देना कि सर B2 का मतलब क्या हुआ? इस वृत्ताकार कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो म्यू नॉट I तो रहेगा ही रहेगा, नीचे क्या आएगा? 2R व्यास आएगा। वृत्ताकार कुंडली के नीचे व्यास वाला पद चलता है तो 2R2 याद रख लेना। तो म्यू नॉट I2 हो गया 2R2, समीकरण 1 बना दो इसको। ये क्या हुआ? इस कुंडली की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बना उसकी व्याख्या हो रही है। आंतरिक कुंडली की त्रिज्या कितनी लेके चल रहे हैं अपन? R1। अगर ये R1 आपके पास है तो इससे संबंधित क्षेत्रफल क्या कह सकते हो आप? इसका क्षेत्रफल A1 बराबर पाई R1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर फ्लक्स जब आप लिखोगे φ1 बराबर B2A1, कि सर B2A1 क्यों लिखा हमने? क्षेत्रफल पहले का ले रहे हो ना, तो चुंबकीय क्षेत्र आप दूसरे का लेना, तब जाके M बनेगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अगर क्षेत्रफल भी पहले का ले लिया, चुंबकीय क्षेत्र भी पहले का ले लिया, तो वो आगे जाके स्वप्रेरण गुणांक बन जाता है। हमें क्या निकालना है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना है। तो φ1 बराबर B2A से चालू किया, A1 का मान पाई R1 स्क्वायर लिख सकते थे, तो यहाँ φ1 बराबर ये वाली वैल्यू, यहाँ पे φ1 बराबर B2 का मान रख दिया म्यू नॉट I2 बटे 2R2 इंटू A1 का मान रख दिया पाई R1 स्क्वायर। यहाँ पे φ1/I2 इसको M के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि φ1 बराबर MI2 लिखा जाता है। धारा दूसरी कुंडली की और फ्लक्स पहले का लेंगे तो M बनाएगा। तो M का मान निकालने के लिए आप M बराबर ये लिख रहे हो, M बराबर φ1/I2। यहाँ φ1 यहाँ रहने दो, I2 को नीचे ले आओ इधर, तो म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर 2R2 अपॉन ये। ठीक है, यहां पर सोल्व करेंगे इसको, तो M की वैल्यू किसके बराबर आई है? यहाँ क्षेत्रफल पहले आप A रहने दो, यहाँ किसके बराबर चल रहा है ये मान? देखिए ये वाली वैल्यू, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं अपन। इसको हमने लिखा B2 की वैल्यू लिख दिया, ठीक है, A2 की वैल्यू लिख दिया, A1 की वैल्यू, सॉरी A1 की वैल्यू। अभी इसको जब सोल्व करोगे तो किसके बराबर है? म्यू नॉट I2 जो था वो I2 कहां लिया है आप? बटे में लिया है। तो यहाँ क्या बचेगा? म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर यहाँ बचा, 2R2 यहाँ पे बचा। ठीक है, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ये वाली वैल्यू हटी गई, इसको हटा दो, इसका कोई यूज नहीं आ रहा। ये इसमें मिला ही दिया हमने, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर हो गया, 2R2 यहाँ हो गया। M की वैल्यू जो निकालेंगे तो ये जो बचेगा वो M हो जाएगा ना, ये वाला भाग ही तो M हो गया। तो M बराबर हो गया म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2, ये इसका आंसर बन गया। धारामापी से वोल्टमीटर बनाने के लिए सचित्र वर्णन करना है और तुल्य प्रतिरोध निकालना है। आपको बताया गया था कि धारामापी से वोल्टमीटर बनाना हो तो धारामापी के, देखो वोल्टमीटर खुद जुड़ता समांतर क्रम में है,
तो बनेगा श्रेणी क्रम में। तो वोल्टमीटर बनाने के लिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं, उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, RH हाई रेजिस्टेंस। ये भी बताया गया था कि धारा मापी विभवांतर का मापन करता है। एक बोर्ड का क्वेश्चन ये भी पढ़ा रखा है मैंने आपको, आदर्श वोल्टमीटर का अगर आपसे प्रतिरोध पूछ लें तो कितना होता है, लिखा हुआ होगा यहाँ पर। धारा मापी से वोल्टमीटर बनाने के लिए चित्र को समझें, ये वाला चित्र बनाना जरूरी होता है। धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस जोड़ो, उसे RH कह सकते हो आप, ये RH है, ये RH। और ये जो बनने वाली संरचना है ये धारा मापी की जगह क्या बन जाती है, ये वोल्टमीटर बन जाती है। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि यहां से परिपथ में मान लो धारा I बह रही है, ये धारा I बहेगी यहाँ पे, तो ये धारा यहाँ भी I बहेगी। ठीक, धारा को प्रतिरोध से गुणा करेंगे तो वोल्टेज VRH आ गया ये, और धारा मापी का वोल्टेज आ गया VG। इन दोनों का जो जोड़ है, इन दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर आना चाहिए, इस V के बराबर आना चाहिए। ये चीज मैं रेगुलर क्लास में पहले समझा चुका हूं आपको। तो परिणामी वोल्टता का मान इन दोनों के योग के बराबर, धारा इंटू प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, धारा इंटू उच्च प्रतिरोध, आप I को मान ले सकते हो, ये V परिणामी वोल्टता, ये I, RG धारा मापी का प्रतिरोध, RH हाई रेजिस्टेंस उच्च प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध पूछे तो दोनों तार, दोनों के जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, तो दोनों के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होने की वजह से तुल्य प्रतिरोध RG प्लस RH लिख सकते हो। दसवां क्वेश्चन, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गुणन करती हुई छड़ में प्रेरित विद्युत बल की गणना। मान लीजिए कि छड़ की लंबाई है टोटल L, यहां से छड़ जब घूमेगी तो इसकी अल्पांश लंबाई अपन ने dl ली है, ओमेगा कोणीय वेग से आप इसे घुमा रहे हो, और ये जो क्रॉस लग रहा है इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है। इस प्रकार से जब आप कोई कुंडली को वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं तो इसका वोल्टेज V ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2 बनता है। ये सूत्र बनता है इसका। कॉन्सेप्ट क्या बताया गया था कि जब धातु की छड़ को हम घुमाएंगे तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करेंगे तो इनके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा और उससे प्रेरित वोल्टता का निर्माण होता है। ये चीज रेगुलर क्लास में भी पढ़ी हमने। डेरिवेशन जब आगे बढ़ाओगे तो डी बराबर, यहाँ ई बराबर BVL से चालू करना, ई बराबर BVL से चालू करोगे, जब अल्पांश डी ले लोगे तो यहां भी क्या हो जाएगा, अल्पांश आ जाएगा। रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध बताया था, V बराबर ओमेगा R होता है, V बराबर ओमेगा R बताया था। R को लंबाई के बराबर ले लेंगे तो V बराबर ओमेगा L हो जाएगा। इस वाले समीकरण को आगे बढ़ाया हमने, DE बराबर V की जगह ओमेगा L DL, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन। आंशिक मान को पूर्ण बनाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करते हैं हम, समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया, DE का समाकलन हो जाएगा B ओमेगा L DL का समाकलन 0 से L, क्योंकि छड़ की लंबाई टोटल कितनी मानी है, 0 से L कैपिटल L तक मानी है। B ओमेगा बाहर निकाल लिया, L DL का समाकलन, L का समाकलन होगा घात में एक जोड़ेंगे, जुड़ी हुई घात का भाग देंगे, कहां से कहां तक, 0 से L तक, तो B ओमेगा L स्क्वायर बटा 2 हो गया। लिमिट क्या लगाओगे, पहले L और फिर -0, तो ये आंसर B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2 काम आएगा। तो ये विद्युत वाहक बल भी बोलते हो आप इसको, और जब छड़ को हम घुमाते हैं तो वोल्टता कितनी उत्पन्न होती है, B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2। आगे जाके न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, ओमेगा को 2 पाई f भी लिख सकते हो, ओमेगा को 2 पाई f आवृत्ति के रूप में भी लिखा जा सकता है। एक पहिया जिसमें 0.5 मीटर लंबे 10 धात्विक स्पोक 10 वायर लगे हुए हैं को 120 चक्र प्रति मिनट। अब पढ़ते समय ध्यान दिया करो कि जब हम इसको पढ़ रहे हैं ना तभी हमें पता लग गया 120 चक्र प्रति मिनट है, तो उसे प्रति सेकंड बनाना पड़ेगा। 120 में 60 का भाग देंगे तो प्रति सेकंड हो जाएगा। तो पहिए की घूर्णन तल उस स्थान के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक He के अभिलंबवत रखा गया है। उस स्थान पर He का मान 0.4 गॉस है, 0.4 गॉस दे रखा है, और एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होते हैं। ध्यान रखना, एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, विद्युत वाहक बल का मान हमें निकालना है। न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद हमें लंबाई पता लग गई 0.5, चुंबकीय क्षेत्र का मान टेस्ला में मिल गया 0.4 × 10⁻⁻4 टेस्ला। आवृत्ति को चक्र प्रति मिनट पढ़ते समय पता लग गया था,
तो 120 चक्र प्रति मिनट है, तो इसमें 60 का भाग दे देंगे तो ये 2 चक्र प्रति सेकंड आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने डेरिवेशन किया, E बराबर बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो E बराबर बी का मान, ओमेगा का मान 2 पाई एफ रख दो, एल स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, बी पाई एफ एल स्क्वायर के रूप में लिख दो। E का मान ये बी रख दिया, ठीक है, बी का मान हो गया, पाई का मान 3.14, एफ का मान 2, एल स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो वैल्यू 6.28 इंटू 10 की घात -5 वोल्ट आ जाएगी। बी मतलब वोल्ट है यहाँ पे, ये इसका आंसर बन जाएगा। क्योंकि स्पोक के आर पार विद्युत वाहक बल समानांतर है, तो नेट विद्युत वाहक बल इनकी संख्या के ऊपर डिपेंड नहीं करता है या संख्या के मान पर निर्भर नहीं करेगा। 11वां, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक पर बल के व्यंजक की स्थापना करनी है और बल की दिशा के लिए दाहिने हाथ का तेली नियम लिखना है। तो दाहिने हाथ का तेली नियम क्या होता है? तो दाहिने हाथ के तेली को इस प्रकार से फैलाया कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, ये सीधी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, तो इस हथेली के तल के लंबवत, इस हथेली के तल के लंबवत जो सदिश जाएगा वो बल को दर्शाएगा। ये हो गया। और आपको इसका डेरिवेशन एल लंबाई के जब तार को हम आगे बढ़ाते हैं या घुमाते हैं तो इस पर लगता है F बराबर बी आई एल। कौन सा बल लगता है? बी आई एल साइन थीटा। और ये कहां से निकालते हैं? लोरेंट बल से। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा लगाया जाता है और उसके आधार पर सूत्र डेरिवेशन रेगुलर क्लास में जो निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी जो आप पढ़ रहे हो उसमें भी है और ऑफलाइन क्लास से आपने जो अटेंड करी है उसमें भी बल की गणना बताई गई है। ये दाहिने हाथ का तेली नियम कंप्लीट हो गया और बल के लिए सूत्र लिखना है, व्यंजक की स्थापना करनी है। तो कहां से चालू करोगे? इसकी वैल्यू आवेश का मान रखेंगे, एन ए वी डी के रूप में जमाएंगे तो धारा का रूप बन जाता है और बी आई एल के रूप में चेंज हो जाता है। एक इसका अगला क्वेश्चन है, एक धारा मापी का प्रतिरोध 99 ओम दे रखा है, इसके पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 1 मिली एम्पियर दे रखी है। मिली को जब भी चेंज करो तो 10 की घात -3 से गुणा कर दिया करो। यदि धारा मापी के साथ 1 ओम का शंट प्रतिरोध मतलब अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाए तो धारा मापी के द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी? आर जी या जी का मान 99 ओम दे दिया। धारा मापी में जो धारा प्रवाहित हो रही है 1 मिली एम्पियर, 1 इंटू 10 की घात -3 दे दिया। शंट प्रतिरोध का मान 1 ओम दे दिया। तो धारा की गणना करनी है। इसके लिए आप इसमें जब ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो I माइनस आई जी जो है यहाँ नीचे आएगी, ये वाली धारा, ये धारा यहाँ पहुंचेगी तो I माइनस आई जी इंटू एस का मान किसके बराबर होना चाहिए? इसके प्रतिरोध इस धारा के गुणनफल के बराबर होना चाहिए था। ये जमा दिया अपन ने, यहाँ से I माइनस आई जी को जमाया ऐसा, ठीक है। इससे हम I का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ये वाला I का फॉर्मूला निकालने के लिए आई जी को इधर ले जाके जोड़ देंगे, जोड़ दिया, इस रूप में लिख लिया। यहाँ पे I बराबर आई जी जी प्लस एस अपॉन है, इसका आई जी का मान दे रखा है 10 की घात -3, जी का मान दे रखा है 99, एस का मान शंट का मान 1 ओम है, तो 10 की घात -3 गुणा 100 बटा 1, तो 10 की घात -3 इंटू 100 बटा 1 है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की घात -1, 10 की घात -1 को 0.1 एम्पियर कह सकते हैं। तो यह धारा की गणना आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट क्या लगा है? यहां का जो वोल्टेज है वो इस वोल्टेज के बराबर कर दिया हमने, ये VG बराबर VS कर दिया, यहां से कॉन्सेप्ट बनाया इसका। फिर इससे हमने I का मान निकाल लिया। 12वां क्वेश्चन देखिए, एक दंड चुंबक जिसके लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 की घात -4 से गुणा करते ही मीटर स्क्वायर में बदल सकते हो। 5000 एम्पियर बटे मीटर चुंबकन क्षेत्र H दे रखा है। यदि दंड चुंबक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई का मान दे रखा है, तो दंड चुंबक के लिए चुंबकीय प्रेरण निकालना है, चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकन तीव्रता निकालनी है। अब यहां पर ध्यान देंगे, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर था, 10 की घात -4 से गुणा करके मीटर स्क्वायर में बदल दिया, ये चेंज कर लिया। छड़ के लिए फ्लक्स फाई बराबर 2.5 इंटू 10 की घात -5 है, तो बी बराबर फाई अपॉन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁵ में 2.5 इंटू 10⁻⁶ का मतलब इसका भाग दे देंगे।
भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, बी का मान 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। टेस्ला भी कह सकते थे अपन इसको। बी वाला सेक्शन देख रहे हैं, चुंबकीय प्रेरण बी बराबर म्यू एच होता है, ठीक है। यहाँ पे एम 5000 एम्पियर बटे मीटर दे रखा है, बी बराबर म्यू एच काम में लो। बी का मान कितना है हमारे पास में, बी का मान कितना है अभी निकाला था 1 वेबर बटे एम्पियर। एच का मान दे रखा है कितना 5000। म्यू की वैल्यू बी बराबर म्यू एच, आप ये पहले लिखेंगे बी बराबर म्यू एच लिखेंगे। तो यहां से म्यू बराबर जब आप निकालोगे तो बी अपॉन एच होना चाहिए था, म्यू बराबर बी अपॉन एच। तो इस फॉर्मूले को ऐसा लिखना चाहिए था अपने को, म्यू बराबर बी अपॉन एच बनेगा यहाँ पे। ये म्यू बराबर बी का मान रखा, एच का मान रख दिया। सोल्व करने पर 2 × 10⁻⁴ एम्पियर इंटू मीटर बन जाएगा। एम्पियर प्रति मीटर होता है इसमें, एम्पियर प्रति मीटर बनेगा इसमें। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 + xm। अब ये कहां से बनाया हमने चर चुंबक के लिए म्यू आर इज इक्वल टू 1 + xm बनाया था। इसको म्यू अपॉन म्यू नॉट लिख सकते थे और 1 + xm के रूप में हमने लिख दिया। यहाँ पे पहले xm का मान निकाल लिया, म्यू अपॉन म्यू नॉट -1 कर दिया, तो ये किसका मान आया xm। xm का मान निकालिए, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान इसी फॉर्मूले से। चुंबकन तीव्रता क्या होगी, xm को h से गुणा कर दो, m बराबर 158.23 जो आया है उसको 5000 से गुणा कर दिया h से, तो 7.91 10⁵ एम्पियर बटा मीटर आंसर आ जाएगा इसका चुंबकीय गुण। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक आयताकार लूप तथा एक वृत्ताकार लूप समरूप चुंबकीय क्षेत्र में बाहर की ओर नियत वेग से गति कराते हैं। तो चित्र में दे रखा है कि इसके तल के लंबवत दर्शाए कि चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकलते हुए किस लूप में विद्युत वाहक बल नियत रहेगा, किसमें बदलेगा। जब इसकी व्याख्या करेंगे तो आयताकार लूप और वृत्ताकार लूप में देखेंगे तो बदलाव किसमें होगा। आयताकार लूप को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालते समय यह मिलेगा हमें, चुंबक के इसके फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है वो क्षेत्र फ्लक्स में परिवर्तन देखने के लिए पहले का क्षेत्रफल कितना आगे पीछे हुआ होगा उसको देखने के लिए dA/dt निकाल लो। जब आयताकार की बात करेंगे तो वो तो नियत रहेगा, और वृत्ताकार पथ को जब आप इधर घुमाओगे तो वृत्ताकार पथ के लिए dA/dt का मान चेंज होता रहेगा। तो जब चेंज होगा तो वृत्ताकार पथ के लिए अपन इसको कह सकते हैं नियत नहीं रहेगा, अर्थात वृत्ताकार पथ के लिए E = dφ/dt। यहाँ पे फाई का मान भी है d/dt का मान आयताकार पृष्ठ के लिए कैसा बताया था अपन ने, कैसा रहेगा, नियत रहेगा। जब ये नियत रहेगा तो इसका मान नियत रहेगा, और वृत्ताकार पथ के लिए ये बदलेगा तो इसका मान भी बदलता रहेगा। तो पूछा क्या है, किसके लिए नियत रहेगा, तो जवाब आपका ये होगा आयताकार आकृति के लिए नियत रहेगा, वृत्ताकार पथ के लिए बदलता रहेगा, ये जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता का मान दे रखा है, V बराबर sin 314t वोल्ट है, धारा का मान दे रखा है 10 sin 314t + π/4 है। तो वाटहीन धारा तथा वर्गमाध्य मूल धारा वोल्टता सॉरी। अब इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पर V बराबर ये तो दे रखा है, जो दिए हुए मान है पहले वो लिख लिया करो ऐसे कैसे। इसमें शिखर मान कितना मिला अपने को, शिखर मान कितना मिला V0 50। यहाँ पे धारा कितनी मिली शिखर, अधिकतम धारा 10। हमने इसको देखने के बाद में ये 50 लिख दिया और धारा का शिखर मान लिख दिया 10। कोण कितना है π/4 अर्थात 45 डिग्री का कोण दे रखा है। वाटहीन धारा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा टॉपिक रहता है बच्चों का कि वाटहीन धारा का मान कितना होगा। तो जो वर्गमाध्य मूल धारा है ना उसका साइन गुणांक लेना है आपको, ठीक है, उसका साइन गुणांक लेंगे आप तब जाके वैल्यू बढ़ेगी। IRMS का वैल्यू I0/√2 लिखा, साइन फाई का मान मतलब कोण जो दे रखा है तो 10/√2 तो आएगा, सही साइन 45 का मान 1/√2 1/√2 गुणा 2 हो गया, 10/2 मतलब 5। तो यहाँ वाटहीन धारा में साइन आएगा और वाटयुक्त धारा है तो यहाँ पे cos फाई आएगा। अगर अवसद में ध्यान दें कि उन्होंने RMS वैल्यू नहीं ले रखी, शिखर मान ले रखा है, तो फिर यहाँ पे धारा का शिखर मान साइन के रूप में लेके चलिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात में।
वर्ग माध्य मूल वोल्टता सिंपल सा है, शिखर मान में √2 का भाग दे दिया करो, 50 बटे √2 करेंगे तो 25 √2 इसका आंसर आ जाएगा। ये 13वां क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिया। यहां तक इसका अथवा वाला भाग एक और है, अथवा वाला भाग देखते हैं। म्यू आर और एक्स एम में संबंध दर्शाना है। जब भी किसी चुंबकीय भाग की बात करें तो हम एक परिनलिका काम में लेंगे, और परिनलिका के लिए 3 प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी, एक बी नोट बनेगा और बी एच बनेगा। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए, इसके लिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान धारा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर माना जाता है। परिनलिका काम में लिया अपन ने, यहां से डेरिवेशन को बी बराबर बी नोट प्लस बी एच लेंगे। बी का मान माध्यम में बी बराबर म्यू एच रखा जा सकता है। बी नोट को अलग से समझा तो म्यू नोट आई आएगा, चुंबकन क्षेत्र की वजह से म्यू नोट एच आएगा। समीकरण 1 जो है यहाँ पे, ये समीकरण 1 है, यहाँ पे रख दी। बी का मान क्या रखा, म्यू एच। बी नोट का मान क्या रखा, म्यू नोट इंटू आई। यहाँ बी एच का मान म्यू नोट इंटू एच। इसमें से म्यू नोट को मान ले लो आप यहाँ से, और दोनों पक्षों में एच का भाग भी दे दो। दोनों पक्षों में एच का भाग, इधर भी एच का भाग दिया, यहाँ भी एच का भाग दे दिया। या फिर यूं कहो कि एच को सर यहां से बटे में ले जाए, वो भी कर सकते हो। यहां से एच को बटे में ले गए तो म्यू नोट हो गया, आई अपॉन एच, आई एच अपॉन एच बन जाएगा। म्यू अपॉन म्यू नोट को, ये वाली वैल्यू को इधर ले आओ, म्यू अपॉन म्यू नोट को क्या लिख सकते हो, म्यू आर। आई अपॉन एच बन जाएगा, इसको एक्स एम लिख सकते हैं, और एच अपॉन एच क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो म्यू आर इज टू 1 प्लस एक्स एम हो गया। इस तरह से हमने जो हमारा निशान टेस्ट सीरीज का जो 2nd नंबर का पेपर P2 था, जो 5 दिसंबर को हुआ है, उसके क्वेश्चन नंबर 13 तक के वीडियो सॉल्यूशंस आज कर लिए हैं। अब अगली क्लास में आप इसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो जुड़े रहिए निशांस डिजिटल ऐप से और अपने सपनों को साकार करते रहिए, क्योंकि हम कहते हैं निशान से तो सफलता निश्चित है।